नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका एआई स्टडी पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली अपनी तैयारी? जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के हर साल 3 से 5 सवाल जो है आते हैं। लेकिन ये सच है कि यदि आप 30 ईयर के पीवाईक्यू को समझ लेंगे तो 80% पेपर में आपका कंट्रोल हो सकता है। अधिकतर एस्पायरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो बुक पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन यूपीएससी कैसा प्रश्न पूछता है इस बात को नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पिछले 30 ईयर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यू ऐसे समझाऊंगा जिससे आपके फैक्ट भी क्लियर होते चलेंगे और यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको भी आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो है, जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है इसके क्वेश्चंस को कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक जो कि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करके क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप सबके सामने है। डिक्लाइंस ऑफ मुगल, जब मुगलों का पतन हो गया था, या आपने पता होगा कि 1707 में जब अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग लेटर मुगल्स भी बोल देते हैं या उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से भी जानते हैं। इसी टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं और हम साथ ही साथ यहाँ पर 1947 तक जो है 1707 से लेकर के हिस्ट्री के पार्ट को कवर करेंगे। तो आज का जो डिक्लाइंस ऑफ मुगल है, साथ ही साथ हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्न में से मुगल शासकों को विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोग दीजिएगा। बहुत ही प्यारा और सही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप सबको पता होगा जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, 1707 में कौन? औरंगजेब जो है इनका निधन हो जाता है। ठीक है। वैसे 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का निधन हो जाता है और ये कहां पर निधन होता है? तो साउथ इंडिया में अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर में। तो ये भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो अहमदनगर में जो है हुई थी। इसके बाद ही इतिहास में एक ये जो घटना होती है और इसके साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है। इसी को मुगल साम्राज्य का पतन भी माना जाता है। तो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें जो है जो सबसे बड़े बेटे हैं बहादुर शाह जो है गद्दी में बैठते हैं। बहादुर शाह, बहादुर शाह, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। बहादुर शाह पर अक्सर सवाल जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ये जब गद्दी में बैठते हैं 1707 से लेकर के जो है 1712 तक का टाइम पीरियड जो है इनका माना जाता है बहादुर शाह का। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह जो है गद्दी में बैठते हैं। तो क्रम आप देखिएगा डिक्लाइंस ऑफ मुगल में, और ये 1712 से लेकर के जो है 1700, ठीक है, 13 तक जो है 1 ईयर के लिए गद्दी में बैठते हैं। इनके बाद आता है फर्रुखसियर का नंबर। फर्रुखसियर ये इंपॉर्टेंट है, इस क्रम को ध्यान दीजिएगा। फर्रुखसियर का नंबर आता है और ये जो है 1713 से लेकर के 1719 तक जो है गद्दी में बैठते हैं। इसी समय दो ऐसे शासक होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए बैठते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यदि कहा जाए तो 5 महीने या 3 महीने के लिए बैठते हैं। और फर्रुखसियर के बाद उनका नाम है रफी उल दरजात। रफी उल दरजात, ठीक है, रफी उल दरजात। और दूसरे हैं उनका नाम है रफी उल दौला। रफी उल दौला, रफी उल दौला। ये जो 1719 में एक जो है एक की शुरुआत है रफी उल दरजात, जो कि फरवरी से लेकर 1719 से जो है जून के महीने तक गद्दी में रहते हैं। और रफी उल दौला जो है ये है जून से लेकर सितंबर तक गद्दी में बैठते हैं। फिर इनके बाद एक शासक होते हैं, उनका नाम है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, जिन्हें आप लोग रंगीला के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये गद्दी में कब बैठते हैं? 1719 से लेकर के 1748 तक जो है गद्दी में रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिक्लाइंस ऑफ मुगल्स जो है उनके क्रम में। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला यहाँ पर नंबर किसका आता है? तो आपको पता होना चाहिए छोटे भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया 1707 से लेकर के 1712 तक का टाइम पीरियड है। फिर ये 1712 से लेकर के 1713 तक का टाइम पीरियड है। फिर 1713 से लेकर के 1719 तक का टाइम पीरियड जो है फर्रुखसियर का आता है। फिर मोहम्मद शाह जो है 1719 से लेकर के 1748 तक का टाइम पीरियड आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले तीसरे नंबर बहादुर शाह, जो मुगल बादशाह है
औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में बैठते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पे जहांदार शाह के बाद फर्रुख सिकंदर के बाद बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रफुल उल दरजात और रफीउल दौला, फिर मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से जो है जानते हैं। यहाँ पर डिक्लाइंस ऑफ मुगल में कुछ क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं छोटे भाइयों कि डिक्लाइंस ऑफ मुगल में ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब की ऐसी कौन सी नीतियां थी जिसके बाद जो है इस तरीके से जो है डिक्लाइन के रूप में हम इस कालक्रम को देखते हैं। तो औरंगजेब की कुछ नीतियां थी, धार्मिक नीतियां, राजपूतों के लिए नीतियां, दक्कन में जो है जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन के बहुत सारे अन्य जो है कारण जो है देखने को मिलते हैं। डन छोटे भाइयों, तो ये कुछ बातें आपको पता चली। बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा कौन से ऐसे मतलब कि मुगल बादशाह हैं जिन्हें जो है साहे बेखबर के नाम से जाना गया है, तो इन्हीं को कहा जाता है साहे बेखबर, साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साहे बेखबर जो है बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहादुर शाह को ही जाना जाता है जो कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो है 64 ईयर ओल्ड थे, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो है मुगल बादशाह कौन हुए हैं, तो यही हुए हैं। इनसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो यदि ये क्वेश्चन आए तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। 65 वर्ष की आयु में जो है ये शासक बने थे और इनके दरबार में जो है जोसुआ केटीआर एक जो है डच प्रतिनिधिमंडल है और उसमें जोसुआ केटीआर की अध्यक्षता में कुछ लोग आए थे, उसमें एक महिला थी जूलियाना, और उस जूलियाना को देकर के बहादुर शाह, जिन्हें साहिब बेखबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने पता है जूलियाना को बीवी का टाइटल दिया था। बोले ये तो इतनी सुंदर है, बीवी या फिदवा का टाइटल भी दिया था। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए जोसुआ केटीआर, ठीक है, जोसुआ केटेलॉर, इनके जो डच जो है प्रतिनिधिमंडल किसके दरबार में आया था, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहादुर शाह के दरबार में आया था, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। डन छोटे भाइयों, क्वेश्चंस ये आएंगे तो आप लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। अभी धीरे धीरे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डिक्लाइंस ऑफ मुगल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हु वाज द फर्स्ट टू एग्जेम्प्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे 3000 रुपी एनुअली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जनरल कस्टम्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी, उस कंपनी को जो है मात्र 3000 रुपए पे ये कह दिया गया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सालाना 3000 रुपए दे करके आपको एक्साइज ड्यूटी या सीमा शुल्क को नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखना है छोटे भाइयों, शाह सुजा का नाम। ठीक है, शाह सुजा जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है कौन थे छोटे भाइयों, इनके बारे में ध्यान देना। तो ये शाहजहां जो है उनके बेटे थे। ठीक है, ये शाहजहां के जो है, जो मुगल बादशाह शाहजहां हुए हैं, ये उनके बेटे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको जो है भारत में व्यापार के लिए रियायत छूट दी थी। क्यों दी थी, ऐसा क्या है? तो एक एक्चुअली में इनके डॉक्टर थे और उनका नाम था डॉक्टर बॉटन। मुगल बादशाह के किसी घराने में किसी की बीमारी थी और उस बीमारी के लिए एक चिकित्सक को बुलाया गया था, महिला के लिए, और उस चिकित्सक ने जो है उस बीमारी से इनको जो है उन्हें मुगल बादशाह के परिवार में जो महिला थी उनको राहत दे दी थी। इस वजह से जो है डॉक्टर बॉटम से जो है ये प्रभावित हो गए थे शाहजहां के बेटे शाह सुजा, और इन्होंने जो है प्रभावित होकर के जो है क्या किया था, इन्हें कहा था कि आपको हम मात्र जो है 3000, ठीक है, मात्र जो है 3000 रुपए में जो है ये सीमा शुल्क आपकी रहेगी, जिससे आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है फ्री ट्रेड कर सकेंगे। कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है यहाँ पर जो है मात्र जो है 3000 रुपए में जो है सीमा शुल्क जो है इनको फ्री कर दी थी, मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शाह सुजा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले शाह सुजा ने ये कब किया था, तो ये भी याद रखना कि शाह सुजा 1616 से लेकर 1661 तक के टाइम पीरियड में जो है गद्दी में रहते हैं। डन छोटे भाई, यदि क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द औरंगजेब हैड ओल्डेस्ट टेन्योर ऑफ गवर्नेंस? राइट आंसर देना है। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए डिक्लाइंस ऑफ मुगल में, तो सबसे कम समय का जो शासन था वो किसका था?
सबसे कम समय का जो है शासन किसका था? एक इम्पोर्टेंट सवाल है, राइट आंसर करना। ठीक है? औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी जैसे सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 तक, फिर जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 48 तक, ठीक है? ये जो है कुछ उत्तराधिकारी हुए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है छोटे भाइयों, जहांदार शाह, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है? बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो जहांदार शाह ने अपने भाइयों की हत्या करके जो है मुगल शासक जो है बन जाता है। इसके समय पर एक महत्वपूर्ण बात है, यदि आपसे कहा जाए कि इसका जो सेनापति होता है, जो इनका वजीर होता है, उस पे क्वेश्चन आते हैं। जहांदार शाह का वजीर कौन था? तो जुल्फिकार खान, ठीक है? जुल्फिकार खान जो है वह जो है इनका वजीर होता है और वही जो है इसको गद्दी जो है दिलाने का काम करता है। दूसरा इन पर एक महत्वपूर्ण सवाल था कि ये जो जहांदार शाह थी ये अत्यंत भावुक व्यक्ति थे और इनकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर और ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो यहाँ पर ये भी आ जाता है लाल कुंवर जो है इनमें से किसकी प्रेमिका थी जिसका इतिहास में ज़िक्र है, तो लाल कुंवर जो नाम की प्रेमिका थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो राजा जो सवाई जयसिंह हैं, राजा सवाई जयसिंह जो है जो इनको मालवा का सूबेदार जो है इसने बनाया था। सवाई जयसिंह, राजा जो है सवाई जयसिंह जो है इनको जो है मालवा का सूबेदार बनाया था और मिर्जा का टाइटल भी दिया था। ठीक है? यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर कि मिर्ज़ा का टाइटल जो है जहांदार शाह ने किसे दिया था? तो सवाई जयसिंह को जो है प्रदान किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जहांदार शाह के शासनकाल में एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता था, ठीक है? तथा कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में कही जाती हैं और इतिहासकारों के द्वारा इनको जो है लंपट मूर्ख भी कहा गया है। कौन से जो है मुगल डिक्लाइन्स ऑफ मुगल में किस राजा को लंपट मूर्ख कहा गया है? तो यहाँ पर जहांदार शाह को ही कहा गया है और इनका टाइम पीरियड सबसे कम माना जाता है 1712 से लेकर 1713। वैसे यदि रफ़ी उल दराज और रफ़ी उद दौला जो है, यदि वो ऑप्शन में होते तो वो ज़्यादा राइट होते। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें जहांदार शाह जो है, जो कि डिक्लाइन्स ऑफ मुगल में बहादुर शाह के उत्तराधिकारी 1712 से लेकर के 1713 तक जो है गद्दी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग पावर वाज, ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स इन 1717 एडी? निम्न में से व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने से जो है छूट दी गई थी? बहुत ही प्यारा सवाल है। 1717 में किसको जो है चुंगी अदा करने से छूट दी गई थी कि उनको जो है चुंगी नहीं देनी है? आपको पता है छोटे भाइयों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने 3000 वार्षिक शुल्क के बदले जो है बंगाल में चुंगी दिए जाने के व्यापार करने के अधिकार जो है प्रदान कर दिया था। किसे प्रदान किया था? तो अंग्रेजों को प्रदान किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षाओं में आता है। कब प्रदान किया था? तो आप बोलना 17 किसने प्रदान किया था? तो आप बोलना कि मुगल एम्परर जो थे वो है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। ठीक है? 1717 में जो है ये अधिकार जो है प्रदान करते हैं कि मात्र जो है 3000 जो है रुपए के बदले जो है क्या होगा, आप पता है पूरे बंगाल में जो है फ्री व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ जो है 38 गाँवों को खरीदने की अनुमति, ठीक है? एवं बंगाल में एक जो है शाही जो है मुद्रालय के उपयोग की अनुमति दे दी थी। यहाँ पर साथ ही साथ जो है कहा था कि 38 विलेज जो है आप खरीद लीजिए और इन गाँवों को जो है आप डेवलप करके आप रह सकते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा इनको बंगाल पे जो है चुंगी जो है फ्री कर दी थी फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे आप समझिएगा। 1713 से लेकर के 1719 तक जो है फर्रुखसियर का शासन रहा है। फर्रुखसियर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, इनके समय पर जो है सैयद बंधुओं का जो है मतलब पूरा कंट्रोल था। सैयद बंधु, सैयद बंधु, सैयद बंधु जो है 2 भाई हुआ करते थे और एक भाई का नाम था, यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है? एक भाई का नाम था अब्दुल्ला खां, एक भाई का नाम था हुसैन अली। अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ये सैयद बंद थे। इन दोनों भाइयों का जो है फर्रुखसियर पर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल था। यहाँ पर हुसैन अली साहब जो है वो मीर बख्शी जो है, मीर बख्शी के पद में जो है बैठते हैं और वहीं पर अब्दुल्ला खान जो है ये वजीर के रूप में जो है कार्य करते हैं।
वजीर के रूप में जो है कार्य करते हैं, मीर बख्शी और वजीर, ठीक है? ये दोनों सगे भाई हैं और फारुखसियर के समय पर इन्हीं का जो है मेन कंट्रोल था, यही जो है सारा जो है शासन व्यवस्था को देख रहे थे फारुखसियर के समय पर। फारुखसियर को गद्दी दिलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यदि देखा जाए, ठीक है? और आपको मैं बता दूँ कि इनको जो है इतिहासकार सैयद बंधुओं को जो है किंग मेकर के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है किंग मेकर जो हैं, वो कौन थे? सैयद बंधुओं को जो है डिक्लाइन्स ऑफ मुगल्स के समय पर माना जाता है, इन्हें किंग मेकर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है? फर्रुखसियर ने जुल्फिकार की जो हत्या इन्हीं से करवाई हुई थी फर्रुखसियर ने, और फिर फर्रुखसियर लगातार जो है यहाँ पर गद्दी में बने रहते हैं, ठीक है? और फर्रुखसियर ने अपने टाइम पीरियड पे ही सैयद बंधुओं के ही साथ मिलकर के 1717 में कंपनी को जो है, जिसे ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, व्यापार में बंगाल के और 38 गांव खरीदने के लिए और 3000 रुपए वार्षिक में जो है व्यापार की छूट भी दी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मैग्ना कार्टा किसके समय पर आया था, तो इन्हीं के समय पर जो है देखने को मिला था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है फर्रुखसियर से जुड़ा हुआ, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि जो जजिया टैक्स है ना, जजिया कर, जजिया टैक्स जो है वो फर्रुखसियर ने रीस्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर इसने क्या किया था, जो जहांदार शाह ने औरंगजेब के बाद सॉरी बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के बाद जो जजिया टैक्स खत्म कर दिया था, तो उसको फिर से जो है फर्रुखसियर ने जो है स्टार्ट कर दिया था। डन छोटे भाइयों? इसके बाद फर्रुखसियर के बाद आपको मैंने बताया था रफ़ी उल दौला, जो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन बैठता है। रफ़ी उल दर्जा जो सबसे कम समय तक जो है मुगल बादशाह के रूप में पद धारण करता है। तो इनके बाद ही आते हैं, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आता है। तो अंग्रेजों को जो है अधिकार जो है प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैयद ब्रदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर मुगल इज नॉट ट्रू? सैयद बंधु जिनके बारे में मैंने आपको बताया, हुसैन अली साहब और अब्दुल्ला साहब जो हैं, आप बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही नहीं है, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट सैयद बंधुओं के बारे में सही नहीं है? सैयद बंधु जिन्हें हम लोग किंग मेकर के नाम से जानते हैं, किस नाम से? सैयद बंधु जो हैं किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, सैयद ब्रदर, किंग मेकर। ये फर्रुखसियर के समय पर जो है फर्रुखसियर को गद्दी में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें सम्राट निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है? साथ ही साथ आपने देखा कि जहांदार को उसको जहांदार शाह जो हैं, जो डिक्लाइन्स ऑफ मुगल में, ठीक है, जहांदार शाह को गद्दी से हटा करके जो है फर्रुखसियर को गद्दी में बैठाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था, फर्रुखसियर के समय पर जो है इन्हीं का जो है संपूर्ण कंट्रोल चलता है, ठीक है? अब्दुल्ला खान जो है वजीर होते हैं और हुसैन जो है वो मीर बख्शी के पद में होते हैं। इस प्रकार की शासन शक्ति का नियंत्रण जो था इन्हीं के हाथों में था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाने का काम करते हैं। तीर्थ यात्रा कर जो है इनके द्वारा हटा दिया जाता है। जो पिलग्रिम्स टैक्स है, ठीक है, पिलग्रिम्स टैक्स जो है वो भी जो है हटा दिया जाता है, इनके द्वारा ही हटवाया जाता है। इन्होंने ये काम किया था। राजपूतों से अच्छे संबंध इन्होंने स्थापित किए होते हैं, जो सैयद बंधु हैं। जो जाट एक लीडर होते हैं चूड़ामल, जो भरतपुर की जागीर के आस-पास, उनसे भी अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इनके बारे में देखने को मिलती हैं, ठीक है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सैयद बंधुओं के बारे में, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपसे कहा जाए जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, ये गलत है। ये जहांदार शाह को सत्ता से हटाने के लिए और फर्रुखसियर को सत्ता में लाने का जो है काम करते हैं। डन छोटे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पॉसिबल रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ नादिर शाह मिलिट्री कैंपेन इन दिल्ली? नादिर शाह जब दिल्ली पे आक्रमण करता है, वो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है? 1739 में जो है नादिर शाह जो है दिल्ली में प्रवेश करता है। बैटल ऑफ करनाल आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ करनाल। करनाल जो जगह पड़ती है हरियाणा में, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ करनाल की लड़ाई के बाद जो है यह भारत में आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है। छोटे भाई यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि नादिर शाह जब भारत में अटैक करता है, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, ठीक है? नादिर शाह के अटैक के समय यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि नादिर शाह के अटैक के समय जो है मुगल बादशाह जो है कौन थे, नादिर शाह के अटैक के समय जो है मुगल बादशाह जो है कौन थे, तो ये सवाल अक्सर आता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपको याद रखना है।
मोहम्मद शाह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है 1719 से लेकर के जो है 1748 है। ठीक है। और ये नादिर शाह जो है जो अटैक करता है वो होता है 1739 में। दोनों के बीच एक लड़ाई भी होती है। ठीक है। यदि आपसे कहा जाए पश्चिमी सीमा में जब भारत में सुरक्षा का अभाव था और भारत में जो है कमजोर मुगल जो है बैठे हुए थे, इस समय नादिर शाह आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह का शासन होता है और 1739 में जो है वो एक लड़ाई होती है, उसे बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल। करनाल इस लड़ाई में जो है मोहम्मद शाह की सेना जो है हार जाती है, क्योंकि दिल्ली में जो है गुटबाजी भी बहुत चल रही थी नादिर शाह के खिलाफ और भीषण कत्लेआम जो है इसके बाद जो है नादिर शाह जो है यहाँ पर करता है दिल्ली में। बैटल ऑफ करनाल के बाद जो है दिल्ली में आता है, दिल्ली को लूटता है और दिल्ली को लूटने के बाद यहाँ पर जो तख्त ए ताउस जो था, जिसमें कोहिनूर हीरा जो है था वो लगा हुआ था, उसको भी लेके चला जाता है, जो कि शाहजहां का बनवाया हुआ था तख्त ए ताउस। ठीक है। तख्त ए ताउस, ये तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां के समय पर बनाया गया था। इसी में जो है कोहिनूर हीरा जो है डायमंड लगा हुआ था और ये नादिर शाह जो है इसको लेकर के भी यहाँ से चला जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि नादिर शाह के अटैक के समय बैटल ऑफ करनाल किसके बीच हुआ, यहाँ पर मुगल एम्परर कौन थे, तो मोहम्मद शाह का नाम याद रखना। जो क्वेश्चन है कि सबसे जो है संभव कारण कौन सा था जब यहाँ पर अटैक हुआ था, तो आपने देखा है कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कारण नहीं था, संभव कारण नहीं था। देखो एक तो सही है ये बात कि कमजोर यहाँ पर मुगल सम्राट थे, उत्तर पश्चिमी सीमाएं जो है मैंने बताया कि वहां पे सुरक्षा का अभाव था, ये भी सही है। ठीक है। दिल्ली की रक्षा में विलंब से तैयारियां हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो है गुटों में बटा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन जो है ये वाला गलत है। यूज ऑफ सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाय द इन्वेंटिंग आर्मी, आक्रमणकारी सेना के द्वारा बेहतर सैन्य, इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइंस ऑफ मुगल का दौर था, तो आसानी से जो है नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बैटल ऑफ करनाल में हराने के बाद दिल्ली को खूब बढ़िया से लूटा था। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड प्रोवाइडेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है छोटे भाइयों दीवानी जो है अधिकार किस एक शासक ने प्रदान किए थे? ठीक है। राइट आंसर देना, दीवानी अधिकार। अभी तो मैंने आपको बताया चुंगी में छूट दी गई थी, एक्साइज ड्यूटी सीमा शुल्क छूट दी गई थी, लेकिन जो दीवानी राइट है मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जिससे रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, किसने दिया था? छोटे भाइयों आपने एक लड़ाई देखी होगी 1764 में और इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। सुनी है आप लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर? ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई में जो है क्या था कि एक तरफ से जो है ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स थे और बैटल ऑफ बक्सर में जो है एक तरफ से जो है मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो है बैठे हुए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, इसके साथ जो है अवध के नवाब भी शामिल थे और आपको पता है कि यहाँ पर मीर जाफर भी शामिल था। ठीक है। इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जो है इस लड़ाई को जीत गए थे और यहाँ पर जो है ये तीन जो मिलकर के लड़ाई लड़े थे, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, ठीक है, ये सब मिलकर के लड़े थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हार हुई थी। ब्रिटिशर्स जब जीते थे तो यहाँ पर एक संधि हुई थी वो 1765 में। ठीक। उसके बाद जो है संधि हुई थी और उस संधि का के बारे में कहा जाता है 1765 में, और ये संधि जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की जो संधि हुई थी दूसरी जो सेकंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें जो मुगल सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, वो अंग्रेजी संरक्षण में चले गए थे। ठीक है। और इलाहाबाद, कड़ा, मानिकपुर के जो जिले अवध के नवाब से लिए गए थे वो शाह आलम को दे दिए गए थे। यहाँ पर क्या दे दिया गया था, इसमें अंग्रेजों ने क्या क्या कि भाई आप इलाहाबाद भी ले लीजिए, इलाहाबाद भी आपका हो गया, कड़ा और मानिकपुर। ठीक है। कड़ा और मानिकपुर ये जो है सीमा जो है इनको दे दी गई थी और ये कहा गया था कि जो ये शाह आलम द्वितीय हैं इनको 26 लाख रुपए जो है एनुअली जो है क्या की जाएगी, पेंशन जो है दे दी जाएगी। ठीक है। हर साल 26 लाख रुपए आपको जो है पेंशन के रूप में मिलेंगे और वह कंपनी को रबड़
की मोहर बनकर के जो है मात्र रह गए थे। सम्राट के फरमान से कंपनी के राजनीतिक लाभों को कानूनी रूप जो है मिल गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, वह क्या हो गए थे, वो कंपनी के जो है एक तरीके से रबड़ की मोहर बन गए थे और कंपनी जो चाहती थी तो वो उनसे जो है करवाती थी। डन छोटे भाई। आपको एक बात और याद रखनी है शाह आलम द्वितीय के बारे में, ये जो है 1759 से लेकर के जो है 1759 से लेकर के जो है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि शाह आलम द्वितीय जो है कब से कब तक गद्दी में बैठे हैं, तो 1700, ठीक है, 1759 से लेकर के जो है 1806 तक जो है गद्दी में रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में, शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर होता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड 1761 में जो होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है 1761 में। ठीक है, अहमद साहब अब्दाली का जो अटैक हुआ था और मराठा सेना ने जो लड़ाई लड़ी थी वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में 1806 में, 1806 में जो है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलिजली के बीच एक साइन हुआ और भारत में प्रथम पत्र मुद्रा जो है रुपए का जो है चलन हुआ था। लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड वेलिजली ने इनके साथ साइन किया और यहीं से जो है भारत में जो है पेपर मनी जो है स्टार्ट हुई थी। जो आज आप देखते हैं ना 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया जो कागज के रूप में देखते हैं, वो इन्हीं के समय पर जो है पेपर मनी भी स्टार्ट हुई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बक्सर का जो युद्ध था, अंग्रेजों ने जो है शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया, इलाहाबाद की संधि हुई और जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय ये पेंशन भोगी बन गए। आपको पता है इस संधि में साइन करने के लिए कौन ब्रिटिशर्स आया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा था कौन से ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर आए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पर आया था, रॉबर्ट क्लाइव जो है आया था। और ये जो है शाह आलम द्वितीय से जो है जो एक सेकंड जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, तो यहाँ पर साइन किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड सेंट राजा राम मोहन राय एज, ठीक है, हिज इनवॉय टू लंदन। आप बताइए इनमें से किस एक मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को भेजा था कहाँ, लंदन, कि आप जाइए और हमारे लिए कुछ बात करिए। ठीक है, बताइए वो कौन थे? तो उनका नाम है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो है शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी में बैठते हैं। अकबर सेकंड, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। शाह आलम द्वितीय जो है 1806 तक रहते हैं, या 1806 से लेकर के जो है 1837 तक बैठते हैं गद्दी पे। ठीक है, डिक्लाइंस ऑफ मुगल में इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह बनता है, क्योंकि अंग्रेजों का संरक्षण शाह आलम द्वितीय तो वो पहले से थे, लेकिन इनके समय पर अंग्रेजों का संरक्षण था, तभी ये जो है बादशाह बनते हैं। डन छोटे भाइयों। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षक में संरक्षण के दौरान हिंदुस्तान का प्रथम मुगल बादशाह ये बना था। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया अकबर द्वितीय ने कि ये भी अकबर के समान ही हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, एक इन्होंने त्योहार स्टार्ट किया था, उसका नाम है फूलों वालों की सैर। फूलों वालों, दिल्ली में जो है, ठीक है, सैर, ये एक महत्वपूर्ण दिल्ली में होने वाला त्योहार था जो ये मनाते थे। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देकर के ब्रिटेन भेजा था। क्यों भेजा था? वहां पर भेजा था कि भाई आप जाकर के ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां पर बताइए कि जो पेंशन का रुपया आता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये पेंशन का जो रुपया आता है वो पेंशन का रुपया कम है, आप सिफारिश करिए ताकि मेरी जो पेंशन है उसे ब्रिटेन में जो है बता करके वहां से बढ़ाया जा सके। इसलिए जो है राजा राम मोहन राय को इन्होंने लंदन जो है भेजा हुआ था। और राजा राम मोहन राय लंदन तो गए थे, वहीं पर जो है उनका निधन भी हो जाता है। ये बात भी आपको मैं जब राजा राम मोहन राय जी से जुड़े हुए क्वेश्चन या पुनर्जागरण से जुड़े हुए क्वेश्चन भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको पढ़ाऊंगा तो चीजें कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेगम, यदि आपसे कहा जाए सेमरू हैड बिल्ड ए फेमस चर्च, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था,
तो आपको छोटे भाइयों बताना है वो कहाँ पर करवाया था। बेगम समरू का एक जो एक महत्वपूर्ण चर्च है उसका निर्माण इन्होंने कराया था। राइट आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेगम बेगम समरू, इन्होंने जो है एक चर्च बनवाया था कहाँ पर? तो छोटे भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरठ के पास जो है सरधना में पड़ता है बेगम समरू का चर्च। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नाम था बेगम समरू का, फरजाना जेबुन्निसा इनके नाम जो है ओरिजिनल नाम था। फरजाना जेबुन्निसा, जेबुन्निसा। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका जो है ओरिजिनल नाम क्या था, तो फरजाना जेबुन्निसा जो है इनका ओरिजिनल नाम था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेगम समरू के बारे में और भी याद रखना कि इन्होंने जो है बहुत ही फेमस जो है डांसर थी, आर्टिस्ट थी, और इन्होंने पूरा जीवन जो है एक डांसिंग के रूप में जो है इन्होंने वो किया था। सरधना में जो है इनके पति जो है वाल्टर रेनहार्ड सॉब्रे जो थे, वो एक प्रशासक के रूप में थे, और आपको बता दें इन्होंने सरधना में जो है एक बहुत ही फेमस चर्च बनाया था, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस। ठीक है, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस जो है इन्होंने एक चर्च भी बनवाया था। ठीक है, सरधना में। ठीक है, और उस चर्च का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बेसिलिका, बेसिलिका, ठीक है, ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चर्च का नाम भी याद रखना, ये बहुत ही फेमस चर्च है जो सरधना मेरठ के पास में पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। छोटे भाइयों, अब आपको पता होना चाहिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ये है भारत में यूरोपियों के आगमन से जुड़े हुए सवाल जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, भारत में आपने देखा है कि मुख्यतः दो भागों में विदेशी प्रवेश होता है। एक तो आपने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिमी सीमाओं से, और दूसरा जो है आपने देखा समुद्र के रास्ते से। ठीक है, भारत में जो प्रवेश कहाँ से होता है, ये तो उत्तर पश्चिमी सीमाओं से। यदि आप इस तरीके से मैप में देखें तो भारत में जो आक्रमणकारी आते हैं वो कहाँ से आते थे, यहाँ पर जैसे हमारा पहले ये था, सारा का सारा पाकिस्तान हमारा था, तो यहाँ से आया करते थे, नॉर्थ वेस्ट से आया करते थे। या ज्यादातर जो भारत में विदेशी आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत से। ठीक है, जो भी विदेशियों का आगमन हुआ है वो प्रायद्वीपीय भारत से हुआ है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के बताने का मेरा मतलब है कि हमारे देश में प्रवेश के लिए जो भी आक्रमणकारी आए हैं तो इन्हीं दो रास्तों से जो है देखने को मिले हैं। डन छोटे भाइयों, एक तो उत्तर से और एक तो आपका दक्षिणी हिस्से से। ये बात तो क्लियर हो गई कि दूसरा समुद्र मार्ग का रास्ता था जहां से विदेशी प्रवेश करते थे। यूरोप के साथ जो है भारत के प्राचीन समय से जो है क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। यूनानी जो है हमेशा जो है जमीन के रास्ते से भी और समुद्री मार्ग से आकर के भारत में व्यापार करके चले जाते थे। यह व्यापारिक समुद्री मार्ग जो है 14वीं शताब्दी में जो है घटना होती है वो बंद हो जाता है। यहाँ से जो रूट था, जो ये लैंड रूट था, ये 1453 में जो है घटना होती है, कुस्तुतुनिया नामक जगह पर जो है, वहां पर जो है उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुतुनिया को जीत लिया होता है, और जो दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व को जोड़ने वाला जो एक मार्ग था उस पे जो है कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ जब 1453 में जो है कुस्तुतुनिया में तुर्कों का आक्रमण और उसको विजयी बना लेते हैं तो फिर ये एक नए रास्ते की खोज के लिए हलचल मची होती है। 1453 की इस घटना के बाद जो है वहां पर आपने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंग हुआ करते थे। ठीक है, कहां पर, स्पेन पे। ठीक है, अ, ठीक है, स्पेन, मतलब स्पेन और पुर्तगाल पे जो है वहां से क्या होता है कि प्रिंस हेनरी के संरक्षण में जो है ये होता है कि नए नए रास्तों की खोज के लिए जो है अलग अलग रास्ते जो है खोजने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ताकि ये भाई स्थल मार्ग बंद है तो अब जो है नए नए मार्गों से भारत तक पहुंचा जाए। तो मध्यकाल में भारत और यूरोप के साथ जो व्यापारिक संबंध थे और उसमें सबसे ज्यादा जो व्यापारिक संबंधों में भूमिका थी भारतीय मसालों की थी। और भारतीय मसालों को लेकर यूरोप में ठंडा एरिया है, वहां पर लोगों को मांस खाना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो पुर्तगाल में जो है पुर्तगीज जो है एक राजकुमार होते हैं और उनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी।
ठीक है? ये लगातार जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस व्यक्ति थे, इन्हें हेनरी द नेविगेटर भी बोलते हैं। ये लंबी समुद्री यात्राओं को बनाने के लिए जो है बहुत सारी गणनाएँ करते थे, बहुत सारी तालिकाएँ और जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। इन्होंने लंबी समुद्री यात्राओं के लिए जो है अपने नाविकों को कहा कि आप एक ऐसा रास्ता खोजिए जिससे हम पता है 1453 के बाद जो ये लैंड बंद हो गई है उसको हम कैसे पहुँचे। तो इनके यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं। उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति था उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये भारत की तरफ निकलते हैं और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका होते हुए केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप का जो निचला हिस्सा है साउथ अफ्रीका के पास, वहां से पहुंचते हुए ये भारत की तरफ पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप जो है अब दक्षिणी अफ्रीका में जो केप प्रायद्वीप है, मतलब यदि आप अफ्रीका के मैप को देखें इस तरीके से कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये केप ऑफ गुड होप है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है यहाँ से जो है जैसे यूरोप से निकले और यहाँ पर पहुँच कर के अपनी नाव जो है इन्होंने रोकी और फिर यहाँ पर रुके और यहीं पर जो है एक भारतीय व्यापारी इनको मिलते हैं गुजरात के और वो इनको जो है वास्को डी गामा को भारत लेकर के आते हैं और फिर ये यहाँ से भारत की दिशा में जो है इंडियन ओशियन में जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम से जो है धीरे-धीरे भारत में क्या होता है यूरोपियों का आगमन जो है शुरू होता है। कई बार छोटे भाइयों यही सवाल जो बेसिक बनते हैं सबसे पहले कि भारत में यूरोपियों के आगमन का सही क्रम क्या है? यही क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले जो है भारत में कौन आए थे? तो आपको ध्यान देना है पुर्तगीज। क्वेश्चन के अलावा भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पुर्तगीज के बाद कौन आए? तो आपको याद रखना उसके बाद जो है डच भारत आए थे यूरोपियों में। डच के बाद कौन आए? तो आप बोलना कि इंग्लिश या ब्रिटिशर्स जो है आए। फिर इनके बाद जो है डेनिश डेनिश जो है भारत आते हैं और डेनिश के बाद जो सबसे बाद में आते हैं वो कौन आते हैं? फ्रांस। ठीक है? फ्रांस के लोग जो है भारत आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली और सबसे बाद में कौन आते हैं? तो फ्रांसीसी आते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है। अब छोटे भाइयों भारत में जब वास्को डी गामा आपने देखा है 1498 में कालीकट नामक जगह पर पहुंचते हैं। इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ। एक बार और थोड़ा-सा लिख करके बता रहा हूँ आप सबको। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं हो रहा है। हुँ। छोटे भाइयों थोड़ा-सा यदि यहाँ पर हम थोड़ा-सा देखें तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बन जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि यूरोपियों के आगमन के क्रम को देखें तो मैंने आपको बताया छोटे भाइयों कि सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगीज आए। पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद कौन आया? तो डच आया। इसका क्रम भी आपको याद रखना है। डच के बाद कौन आया? तो आप बोलना ब्रिटिशर्स आए। फिर इसके बाद कौन आया? तो डेनिश आए और डेनिश के बाद जो सबसे आखिरी में आया, वह कौन आया डेनिश के बाद? तो आप बोलना फ्रेंच। ठीक है? फ्रेंच लोग जो है यहाँ पर सबसे आखिरी में आते हैं। पुर्तगाली यदि आपसे कहा जाए पुर्तगीज जो सबसे पहले आते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा और वास्को डी गामा को कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत को खोजा था। खोज की थी नहीं मतलब भारत को इन्होंने खोजा था। ये जो है लिस्बन से निकलते हैं पुर्तगीज जो कैपिटल है लिस्बन से निकल करके जो है केप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं। मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप में केप ऑफ गुड होप जो है पहुँचते हैं। ठीक है? ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है केप ऑफ गुड होप जो है ये पहुँच करके जो है वहाँ पर जो है जब ये समुद्री यात्रा में थे तो इनको जो है वहीं पर जो है इनका एक जहाज था वास्को डी गामा का, उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? साओ गैब्रियल साओ गैब्रियल इनका ये क्या था? जहाज था। इस जहाज से ये लगातार यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है केप ऑफ गुड होप में जो है यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो एक व्यापारी थे उनका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। ये गुजरात के थे। ये इनको यहाँ पर मिलते हैं तो ये पता है इनको यहाँ से बताते हैं कि भाई आपको यदि भारत जाना है तो आपको मैं लेकर के चल सकता हूँ और 1498 में 1498 में जो है ये जो है कालीकट नामक जगह पर पहुंचते हैं। कालीकट कहाँ पर पड़ता है? तो आज जो कालीकट है वो कोझिकोड केरल के एक महत्वपूर्ण शहर है, इस नाम से जाना जाता है। तो कालीकट पहुंचते हैं और कालीकट में जो उस समय के तत्कालिक हिंदू शासक जो थे, जिनकी उपाधि थी जमोरिन, ठीक है?
जमोरिन के द्वारा जो है इनका वेलकम किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वास्को डी गामा जो है लिस्बन से जो चला केप ऑफ गुड होप के रास्ते अब्दुल माजिद के साथ मिलकर के अपने जहाज जो है साओ गैब्रियल में बैठ करके और कहाँ पर 1498 में जो है कालीकट नामक जगह पर पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रहने के बाद जो जमोरिन से मिलते हैं, जमोरिन से ये कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आपके यहाँ काली मिर्च लेकर लेने आए हैं, कुछ जड़ी बूटियां और मसाले चाहिए, और वो यहाँ से लेकर के फिर वापस जो है लौट जाते हैं। ठीक है, और मई में पहुंचते हैं और शायद 29 अगस्त के 20 मई को पहुंचते हैं। 20 मई एक इंपॉर्टेंट डेट है, और जो है उसके बाद 1948 में ही वो वापस लौट जाते हैं और वो उन जड़ी बूटियों और मसालों के साथ जाकर के 60 गुना ज्यादा जो है प्रॉफिट जो है अपने देश में अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा की भारत की खोजने की यात्रा है और उसमें व्यापारिक लाभ 60 गुना का जो है 60 टाइम जो है ये बेनिफिट जो है अपनी उन वस्तुओं पे प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो है ये वास्को डी गामा जब पुर्तगाल पहुंचते हैं तो पुर्तगाली समुद्र के जो साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रिंस हेनरी थे उनके सामने जाते हैं, उनसे जो है एस्तादो दा इंडिया नाम की कंपनी बनवाने के लिए कहते हैं। वास्को डी गामा जो है भारत से आने वाला फिर से दूसरे जो पुर्तगाली वास्को डी गामा के बनते हैं वो बनते हैं पेड्रो अल्बरेज कैब्रोल। इनकी वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्बरेज जो है कैब्रोल साहब भारत आते हैं और फिर वो भारत के साथ व्यापार करते हैं। इसके बाद फिर से दोबारा जो है वास्को डी गामा 1503 में पुनः वापस आते हैं। वास्को डी गामा जो है पहले तो 1498 एक इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर आए और व्यापार करके चले गए। फिर 1503 में आते हैं और 1503 में जब ये दोबारा से वापस आते हैं तो ये यहाँ पर दूसरी बार 1502 में आते हैं, 1503 में वापस जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला जो है कोचीन में जो है कोचीन में जो है फोर्ट बनवाया होता है। फर्स्ट यूरोपीय फोर्ट जो है कोचीन में बनता है और ये बनवाने का श्रेय वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। डन छोटे भाइयों। फिर ये इनकी तरफ से पुर्तगाल की तरफ से वायसराय भेजे जाते हैं बहुत सारे, जैसे फ्रांसिस डी अल्मेडा, फिर अल्बुकर्क साहब। तो इनके बारे में भी कुछ चीजें अभी आपको आगे बताता हुआ मैं बढ़ूंगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, फिर टॉपिक में रहेंगे। तो छोटे भाई ये क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द डेनिस, डेनिस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए। तो डेनिस जो आए तो उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई थी, बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलना यहाँ पर कि जो है, ठीक है, ट्रांक्यूबर जो है नामक जगह जो तमिलनाडु में पड़ती है, इनने वहां पर जो है सबसे पहली फैक्ट्री जो है बनाई थी। कहां पर, तमिलनाडु में। माहे तो पुडुचेरी का माहे, कराईकल, चिंसुरा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है। तो ये ट्रांक्यूबर जो नामक जगह है और इन्होंने जो है वहां पर फैक्ट्री जो है डेनिस लोगों ने जो है सबसे पहले फैक्ट्री जो है अपनी बनाई थी तमिलनाडु में। एक और सवाल यहाँ पर बन जाता है कि डेनिस लोग जो थे इसके अलावा भी बंगाल में अपनी फैक्ट्री जो है सेरामपुर में भी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। सेरामपुर, बंगाल। ये डेनिस लोग जो हैं बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं डेनिस लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। डन छोटे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। वेयर इन साउथ इंडिया डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड ए ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ, तो राइट आंसर करिएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है छोटे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है दक्षिण भारत में, ठीक है, एक व्यापार चौकी का निर्माण किया था। कहां पर किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के सिलसिले में बनाई जाती है। ठीक है, 1600 में जो है भारत में वो आते हैं व्यापार करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ पर इसको अधिकार किसने दिया था कि भाई आप जाइए, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, एलिजाबेथ फर्स्ट ने। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर थे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, फिर जब ये भारत में आते हैं तो इन्होंने जो दक्षिण भारत में जो है पहली जो है चौकी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी, वो कहां पर बनाई थी? तो आप बोलना मद्रास पट्टनम में। ये महत्वपूर्ण सवाल है, मद्रास पट्टनम। इन्होंने जो है 1639 में जो है यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट जो है बनाई हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बनाई है। ठीक है, मद्रास पट्टनम जो है चेन्नई को कहा जाता है। यदि आपसे यहाँ पर यह भी पूछ दिया जाए कि अंग्रेजों ने जो है फर्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, ठीक है,
दक्षिण भारत में जो है पहली फैक्ट्री जो है इन्होंने कब बनाई थी? तो आप बोलना 1611 में। कहाँ पर? तो आप बोला मसूलीपट्टनम में। ठीक है, यदि मसूलीपट्टनम पे क्वेश्चन आए तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपको एक बात और याद रखना है, मद्रास पट्टनम वही जगह है जहां पर अंग्रेजों ने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनाया था। अंग्रेजों का जो एक किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, वह जो है वो भी जो है इन्होंने बनाया होता। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। डन छोटे भाइयों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इनमें से आपका स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस है और आपको पता है ये मैं हर क्वेश्चन के नीचे डेट पड़ी हुई है किस परीक्षाओं में आया है। तो यूपीएससी जो जो परीक्षाएं कंडक्ट करती है एनडीए सीडीएस, वहां से क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? राइट आंसर करिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। राइट आंसर करिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ करके आंसर करिएगा। डच से जुड़ा हुआ है, डच फैक्ट्री से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के संदर्भ पे इन कथनों पे आपको विचार करना है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह जो है इसके बाद जो है बनाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये एनडी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि वास्को डिगामा जो थे वो कालीकट 1498 में पहुंचे थे, इट इज ट्रू और नॉट। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। यदि आपसे यहाँ पे कहा जाए कि पुर्तगीज जो वास्को डिगामा थे वह भारत कब पहुंचते हैं? तो 1498 में पहुंचते हैं। 20 मई 1498 को साउ गैब्रियल नामक अपने जहाज में बैठ करके पहुंचते हैं। कहां पर? तो कालीकट, केरल तट पे। ठीक है, अब्दुल माजिद के सहयोग से जो है इनको यहाँ पे पहुंचाया जाता है। डच, यदि आपसे पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1599 में की गई थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब बनाई गई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1599 में 1600 में जो है भारत में व्यापार के लिए जो है इसको अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? तो 1602 में बनाई गई। ठीक है, तो ये भी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फिर मुझे एक सवाल अगर पूछो कि फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया क्यों कहते थे? एक तरफ वेस्ट का देश था। यदि आप देखें तो आज भी हम यूरोपीय देशों को वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि सिंपल सा देखा जाए कि फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए जो बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? तो आप बोलना 1664 में, सबसे बाद में ये आए हैं और 1664 में जो है इनकी कंपनी भी बनाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विथ रेफरेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पे आपको विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, बहुत ही शांति से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। डच established their factory warehouse on the east coast of land granted to them। ठीक है, गजापति रूलर्स। ठीक है, डच लोगों ने जब पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जो है वहां पर अपनी जो है गोदाम और वेयर हाउस बनाए थे डच लोगों ने। छोटे भाई बहुत ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा। तो उस समय जो है वहां पर जो गजापति रूलर जो है वहां पर रूल कर रहे थे, इट इज टू और नॉट। दूसरा स्टेटमेंट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान सल्तनत। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उसने, जो पुर्तगीज था, वो बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा को छीनता है, इट इज टू और नॉट। तीसरा स्टेटमेंट है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम ए
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मद्रास में जो बनाई, उसमें एक पट्टे की जमीन जो है विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से ली थी। इट इज टू नॉट। तो छोटे भाइयों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब 1498 में पुर्तगीज आते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा है कि 1510 में गोवा जो है पुर्तगालियों ने जो है लिया था, और उस समय जो है यहाँ पर जो है जो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्की थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और आपको एक बात और पता है कि यहाँ पर जो है जब ये गोवा में 1510 में पाए थे, तो ये लड़ाई लड़े थे। किससे लड़ाई लड़े थे? तो आपको ये पता ही है छोटे भाइयों कि यहाँ पर बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह, उनसे जो है ये जो है हराते हैं और गोवा को जो है हासिल करते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, फिर बाद में ये गोवा को जो है अपनी राजधानी भी बनाते हैं। ठीक है, डन छोटे भाइयों। आपको पता है छोटे भाइयों, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1639 में जो है एक व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत में अंग्रेज जो थे, उनका नाम था फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने जो है चंद्रगिरी विजयनगर के राजा से जो है ये जमीन जो है पट्टे में प्राप्त की थी। मद्रास को जो है लीज पर लिया था, और फिर यहीं पर जो है मद्रास में जो है अपना जो है एक फोर्ट अंग्रेज बनाते हैं, और उसका नाम क्या है? सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में जो इनका सेंट जॉर्ज फोर्ट था वो मद्रास पे ही बनाया गया था, और इन अंग्रेजों ने बनाया था। छोटे भाई, जो पहला स्टेटमेंट है ये देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट राइट है, थर्ड भी स्टेटमेंट राइट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। छोटे भाई, आपको पता है जो गजपति शासक थे वो 1434 के आसपास हुए हैं, और उस समय डच नहीं भारत आए हुए थे। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड जो है 1434 के आसपास है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। यदि आपसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही कब हुई है, डच कंपनी कब बनाई गई? 1602 में, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। तो जो गजपत शासक थे उसका इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। ये आईएएस प्री परीक्षा 2022 में जो है सवाल पूछा गया, तो इस प्रकार के अप्रोच के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ आप पता है डच नहीं पढ़ के जा रहे हैं, सिर्फ आपने पता है पुर्तगीज और वो पढ़ लिया है, तो गलत कर सकते हैं। इसलिए जो ये मैं पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं, उसके माध्यम से जो है आपके हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक से जो है फैक्ट ओरिएंटेड चीजें मैं बताता हुआ चल रहा हूं, जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द की चीजें भी हैं, और यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगला बेहतरीन सवाल आप सबके सामने है, ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनमें है, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज ट्रेडर दैट इवेंचुअली लेड द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ऑफ अफ्रीका। ठीक है, राइट आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन था जो सबसे पहले अफ्रीका पहुंचता है और यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बनता है। आपको छोटे भाइयों, मैंने आपको बताया कि पुर्तगाल में जब 1453 में क्या होता है, कुस्तुतुनिया में तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, ब्लॉक हो गया 1453 के बाद। तो पुर्तगीज जो किंग है उनका नाम है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी काफी विजनरी व्यक्ति थे। ये पता है अपने यहाँ के जो नाविक थे उनको कहते हैं कि भाई नए नए रास्ते और भौगोलिक खोजें करिए, तो यूरोप के बाहर जाने का प्रयास करिए। पुर्तगाली प्रथम बार जो है यहाँ पर घर से अपने बाहर निकलते हैं, और उन्हीं में जो है एक पुर्तगीज होता है वास्को डिगामा। मैंने आपको बताया वास्को डिगामा जो है अटलांटिक ओशियन से होता हुआ कहाँ पर पहुंचता है? अफ्रीका के निचले स्तर, अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप जिसका नाम इसने रखा था। और यहीं पर जो है भारत के एक व्यापारी, गुजराती व्यापारी जो है अब्दुल माजिद साहब मिलते हैं, और उनसे कहता है कि भाई आप बताइए काली मिर्च लेने जाना है। तो बोले अरे इसके लिए यहाँ आप क्यों हैं, आपको तो कालीकट जाना चाहिए। तो वो कहता है बाबूजी आप रास्ता बता दीजिए। और उस समय जो है 1498 में मई के महीने पर पश्चिमी तट पे कालीकट में जो है ये बंदरगाह में पहुंचते हैं। और तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप पे जो है उपनिवेश बनाने के लिए, तो भाई पुर्तगीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, डन छोटे भाइयों, डन। और फिर पुर्तगीज भारत में पहुंच करके वास्को डिगामा के बाद 1503 में जो है कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाते हैं, अपना एक कारखाना बनाते हैं 1503 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1505 में जो है ये अपना
कुन्नूर में जो है कन्नूर में जो है एक कारखाना बनाते हैं। तो ये पुर्तगाली फिर धीरे-धीरे यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। नेम द रूलर हु वेलकम वास्को डिगामा इन कालीकट। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। बहुत ही सिंपल सवाल है। उस शासक का नाम बताना है जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में जो है स्वागत किया था। तो आपको मैंने बताया था 20 मई 1498 में जब वास्को डिगामा आते हैं तो उनका वेलकम कौन करता है? ठीक है। तो आप बोलना, एक उपाधि थी जमोरिन नाम की, और वहां पर जो किंग थे उनका नाम भी कह दिया जाता है जमोरिन जो है, वह इनका जो है स्वागत करते हैं। ठीक है, कालीकट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फिर जो है ये कोचीन में जो है 1502 में जो है अपनी पहली जो है फैक्ट्री भी स्थापित करते हैं। डन छोटे भाई, ये क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। ये छोटे भाई यूपीएससी प्री जो है 2025 में पूछा गया सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में ये लगातार पूछा जाता है कि भारत में जो चीजें, जैसे कुछ चीजें भारत में नहीं थी, जैसे पपीता है वो भारत में नहीं था। पपीता सिर्फ और सिर्फ जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होता है, वहां से इसको लाए हैं। साउथ अमेरिका का ओरिजिन है वैसे तो पपीता। पाइनएप्पल भी जो है ये भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। आपको ये बताना है छोटे भाइयों कि भारत में ये चीजें जो है कौन लेकर के आया था। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये होता है अमरूद। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा। ये जो फल हैं इनको भारत लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? ठीक है, इसके अलावा मैं और चीजें लिख दे रहा हूं, तम्बाकू, आलू। आज जो आप आलू खा करके परेशान रहते हैं हर सब्जी में, आलू। ठीक है, तम्बाकू हो गया, या आलू हो गया, या आपका मक्का हो गया। आजकल आप पॉपकॉर्न खाते हैं, ये सब भी जो है वही लेकर के आए थे। ठीक है, तो कौन लेकर के आया था? तो पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई क्या क्या चीजें हैं, तो इनमें सभी जो है ऑल ऑफ 3 लाई गई हैं। इसके अलावा ये भी जो है पुर्तगाली ही भारत लेकर के आए थे, तम्बाकू, आलू और मक्का। और आपको बताने, भारत में पहले जो है टोबैको कल्टीवेशन नहीं होता, तम्बाकू की जो है खेती नहीं हुआ करती थी। यही जो है लोग लेकर के आए थे, पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। ठीक है, इसके अलावा देश में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रिंटिंग प्रेस जो आप लोग देखते हैं ना, कॉपियां छापी जाती हैं या कुछ भी, पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जो कि गोवा में लगाया गया था। ठीक है, वो भी कौन लेकर के आया था? यही लेकर के आए थे। ठीक है, पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में जो लगाया गया था, वो भी जो है ये लेकर के आए थे। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि भारत से ये लोग पुर्तगाली जो है काली मिर्च लेकर के गए हैं, आपको पता है, पपीता, बादाम भी ये लेकर के आए हैं, मूंगफली भी लेकर के आए हैं, काजू आप देखते हैं, तो काजू भी जो है ये पुर्तगाली ही भारत में लेकर के आए थे। पहले भारत में ये काजू जो है नहीं हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो है सागर के स्वामी हुआ करते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पुर्तगालियों ने जो है बहुत सारी जो है काफिला व्यवस्था, समुद्र में बहुत सारे टैक्स भी लिया करते थे, कोई एंट्री नहीं कर पाता था। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो उस समय बड़ा मतलब अलग था। ठीक है, गोवा को जीत ही लिया था इन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच यूरोपियन कम्युनिटी वर द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ पहले व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किए थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसमें बहुत ज्यादा गलत नहीं करना है। पुर्तगाली ही थे सबसे पहले भारत आते हैं यूरोपीय, और यहाँ आकर के ट्रेड के लिए वास्को डिगामा के बाद जो है धीरे धीरे फैक्ट्री भी स्थापित करते हैं। ठीक है, फिर आने वाले समय में ये तो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर के आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर जो है फ्रांसिस डी अल्मीडो, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर जो है, फर्स्ट पुर्तगीज जो गवर्नर है उनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडो। ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर के आए थे। फिर इसके बाद अल्बुकर्क आता है, वो गोवा को जीतता है। फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत के पहले प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे और एक गवर्नर थे। इन्होंने व्यापारिक हितों के लिए इंडियन ओशियन में जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, इंडियन ओशियन जो इंडिया के नीचे पड़ता है पूरा का पूरा, इंडियन ओशियन में जो है
कोई भी जहाज आएगा उसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना या शांत जल की नीति जो है इन्होंने लेकर के आए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षाओं में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया? यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, ये देखो बड़ी आसानी से आपने बता दिया। फ्रांसिस डी अल्मीडा का नाम आपको इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको बताया नहीं की है, तो आप लोग आए तो कर देंगे फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। छोटे भाई, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। पौंडचेरी नाउ पुडुचेरी कंसीडर विच रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पौंडचेरी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, इन पे विचार करना है और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडचेरी, ठीक है, पौंडचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थे, ठीक है। इट इज टू और नॉट, ठीक है। पौंडचेरी पे पहली यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगीज ने कब्जा किया था। जो ये पौंडचेरी है, यहाँ पर सबसे पहले जो है पुर्तगीज ने जो है कंट्रोल किया था, और पुर्तगीज के बाद जो है सेकंड जो ये पौंडचेरी कब्जा करते हैं वो थे डच, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड यूरोपीय पावर, ठीक है, पौंडचेरी वाज फ्रेंच, ये गलत है, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर डच जो है कंट्रोल करते हैं पुडुचेरी के बाद। 1793 में फिर बाद में अंग्रेज आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज कब्जा किए थे। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी, ठीक है, कब्जा नहीं किया, ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई, कब्जा किया है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो है एक ट्रिटी ऑफ पेरिस होती है, 1814 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी सत्ता को लेकर के कर्नाटक वार होते हैं, उसी में, ठीक है, एक पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि के बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ये पुडुचेरी को जो है फ्रेंच को जो है दे दिया था, ठीक है। ट्रिटी ऑफ पेरिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिटी ऑफ पेरिस। लेकिन अंग्रेजों का जो है पुडुचेरी में कब्जा था, 1793 में जो है इन्होंने कंट्रोल यहाँ पर कर लिया था, 1793 में, ठीक है, अंग्रेजों ने पुडुचेरी में। देखो सबसे पहले पुडुचेरी में कौन आया, तो आप बोलना पुर्तगीज, फिर उसके बाद डच भी कंट्रोल कर रहे थे, फिर यहाँ पर एक लड़ाई होती है और डचों से सारी चीजें ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये फ्रेंच जो है ट्रिटी ऑफ पेरिस के बाद जो है, ये जो है ट्रिटी ऑफ पेरिस के बाद जो है इनको दे देते हैं, ठीक है। आपको पता है छोटे भाइयों, यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट है ओनली वन जो है करेक्ट था, बाकी दो जो है स्टेटमेंट गलत थे। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, आज जो पुडुचेरी है वो 3 राज्यों में बटा हुआ पुडुचेरी। एक तो आंध्र प्रदेश में, जिसे आप लोग यनम नाम से जानते हैं, ठीक है। इवन की पुडुचेरी और कारिकल जो कि तमिलनाडु में 2 जिले पड़ते हैं, और माहे जो है वो केरल में पड़ता है। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा। हु वर द फर्स्ट टू ब्रिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है मुद्रालय जो है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो किसने स्थापित किया था, ठीक है, प्रथम कौन था? राइट आंसर करिएगा। तो आपको मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया, पुर्तगीज लेकर के आए, पुर्तगीज लेकर के आए, ये मैंने आपको बताया। कब लेकर के आए, तो आपको छोटे भाई 1556 में। कहां पर लेकर के आए, तो ये भी मैंने आपको बताया कि गोवा में लेकर के आए। ये क्वेश्चन सारे बनते हैं, स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रारंभ में केवल और केवल क्या छापते थे, तो आप बोलना ओनली जो है बाइबल, बाइबल जो बुक है वही सिर्फ जो है प्रिंट की जाती थी। अच्छा छोटे भाइयों, भारत का यदि आपसे कहा जाए इंडिया का फर्स्ट जो है, इंडिया का फर्स्ट जो है न्यूज़पेपर जो है कौन सा था, तो आप बोलना बंगाल गजट था, बंगाल गजट। यदि आपसे ये सवाल आता है ना भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो बंगाल गजट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बोलना 1780 से जो है पब्लिश हुआ था, कहां पर, बंगाल में, बंगाल गजट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिर्फ पुर्तगाली भारत में और चीजें लेकर आते हैं, सारी मैंने बताई कि चाहे तमाकू हो, चाहे मिर्च हो, चाहे काजू हो, चाहे अनानास हो, चाहे अमरूद हो, चाहे पपीता हो, और यूपीएससी से यहाँ से सवाल आए। जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ स्टाफ को हर क्वेश्चन के साथ, तो उसको ये मत समझे कि ये बातें सिर्फ ऐसी हैं, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले। हर बार यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? किस मुगल सम्राट के काल में जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में अपना कारखाना जो है स्थापित किया था, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको छोटे भाइयों पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
राइट आंसर करिएगा। इसने पहला कारखाना जो है भारत में स्थापित किया है। कब स्थापित किया है? तो 1611 में। कहां पर? तो आप बोला मसूलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में जो है पहला कारखाना जो है इन्होंने स्थापित किया था। 1611 में जो है यहाँ पर कौन से जो है मुगल बादशाह हुआ करते थे? तो आप बोलना जहांगीर जो है हुआ करते थे। तो क्या जहांगीर की अनुमति से इन्होंने किया था? नहीं, मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में जो है अस्थायी कारखाना जो है बनाया हुआ था। अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को जो है सूरत नामक स्थान पर 1612 में जो है पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बाद में जो है कारखाना जो है ये बनाते हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं, जहांगीर के दरबार में जो है एक व्यक्ति आता है और उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस, ठीक है। और ये जो है किसके प्रतिनिधि के रूप में आता था? तो आप बता दें जेम्स फर्स्ट, जो ब्रिटिश किंग था, जेम्स फर्स्ट के जो है प्रतिनिधि के रूप में आया था। यहां पर जब ये आया तो इसे जो है 400 का जो है मनसबदार, ठीक है, यहां पर जो है 400 का मनसबदार या इसे जो है फिरंगी खान का टाइटल दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो है इन्हीं के दरबार में आया था। जहांगीर ने जो है इनको दरबार में जब ये आया, 1608 की बात है, और इन्हें जो है ये टाइटल दिया था। बाद में जो है इन्हीं के दरबार में रह रहा था, तभी पुर्तगाली आकर के जहांगीर को भड़काते हैं कि साहब ये अंग्रेज बहुत दुष्ट हैं, ये पता है आपसे व्यापार के लिए सूरत चाह रहे हैं, वहां पे आप मत दीजिए। और बाद में जो है ये पुर्तगालियों की साठगांठ की वजह से जहांगीर इनको सूरत में जो है कुछ भी बनाने के लिए मना कर देते हैं। पहले तो इलाउ कर देते हैं, फिर बाद में जो है पुर्तगालियों की शत्रुता के कारण सूरत का जो मतलब कि इनकी सौदेबाजी है, वह आवेदन को जो है नामंजूर कर दिया जाता है। फिर बाद में जो है छोटे भाइयों जेम्स फर्स्ट के ही राजदूत बन करके जो है 1615 में कैप्टन हॉकिंस क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस भले इनको 400 का मनसबदार और फिरंगी खान का टाइटल दे दिया जाता है, इनको बैठा दिया। 16 सर यहाँ पर 1615 में जो है सर टॉमस रो आते हैं, टॉमस रो, और इनको जो है यहाँ पर 1615 में यह अनुमति दे दी जाती है कि हाँ, आप पता है ये 1619 में जाते हैं कि आप पता है अंग्रेज जो हैं सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में अपनी कोठियां, सूरत, आगरा, व्यापारिक आप पता है वेयर हाउस बना सकते हैं अहमदाबाद में जो है, ठीक है। आप क्या बना सकते हैं? वेयर हाउस जो है बना सकते हैं। व्यापार करने के लिए इनको क्या चाहिए था? ट्रेड के लिए जो है कोठियां चाहिए थी, ठीक है, तो ये बना सकते हैं। और इसके बाद ही जो है यहाँ पर सर टॉमस रो के बाद जो है सूरत में जो है फैक्ट्री जो है स्थापित की जाती है। तो इसलिए सबसे पहली फैक्ट्री जो है वह 1611 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। मसूलीपट्टनम, ये 1608 में आते तो हैं सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन इनकी बात को जो है फिर बाद में इनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। जी, ये पॉइंट भी याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस सफल नहीं हुए थे, सर टॉमस रो जो है सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने है। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री? ठीक है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी? ठीक है, तो आपको याद रखना कि 1613 में सूरत में जो है दी गई थी, 1608 में नहीं दी गई थी, 1613 में जो है दी गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और यदि आपसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री तो 1611 में बनाई थी, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। लेकिन यदि 1608 में यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बना पाए थे, ठीक है, 1608 में सूरत तो आए थे लेकिन फैक्ट्री नहीं बना पाए थे। फैक्ट्री कब बना पाए तो आप बोलना 1613 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपकी परीक्षाओं में लगातार सवाल जो है देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश कॉलोनी जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, वो मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया सादा, ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज कलकत्ता नाउ कोलकाता वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वर, ठीक है, एमलगेमेटेड ऑफ टू फ्रॉम द सिटी ऑफ कलकत्ता। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का जो प्रादुर्भाव हुआ, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, किन किन गांवों से मिलकर के हुआ था? राइट आंसर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके लिए महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है
इसके लिए महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है जॉब चार्नाक को। तो ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर करिएगा। सबसे पहले छोटे भाइयों 1690 में जो है एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है इब्राहिम खान, बंगाल के नवाब। 1690 में इब्राहिम खान, वो पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए और व्यापार करिए। ठीक है। 1691 में चुंगी रहित व्यापार के साथ जो है, ठीक है, चुंगी रहित व्यापार के लिए औरंगजेब से आदेश प्राप्त कर लेती है कंपनी, फ्री ट्रेड के लिए। कुछ रुपए दे दी और बोली कि आप साल भर फ्री ट्रेड करिए, कोई नहीं आपको रोकेगा। ठीक है। आपको बता दें ब्रिटिश कंपनी जो है धीरे धीरे व्यापार कर रही थी। ठीक है। आपके बाद जमींदार शोभा सिंह जो है वो विद्रोह के कारण कंपनी 1696 में, मतलब 91 के बाद 5 सालों के बाद जो है सूता नदी की किलेबंदी कर देती है। सूता नदी की किलेबंदी करना स्टार्ट कर देती है। अब 1200 रुपए भुगतान करके 3 गांवों को जो है जमींदारी प्राप्त कर देती है। कौन कौन सी? सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर। 3 गांवों की जमींदारी के भाई यहाँ पर एक जमींदार है शोभा सिंह, वो परेशान कर रहा है, तो उस परेशानी से हमें बचना है, तो हमें क्यों ना एक पता है अपना सही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसी जगह पर कोलकाता पे, इसी जगह पर जो है कोलकाता शहर जो है का निर्माण होता है, और यहीं पर जो है छोटे भाइयों फोर्ट, ठीक है, विलियम जो है बनाया जाता है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पे पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का जो किला है वो कहां पर बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो यहीं पर बनाया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है आपकी परीक्षा में आता है। कोलकाता में ही फोर्ट विलियम था, और इसी फोर्ट विलियम के लिए फिर बैटल ऑफ प्लासी भी होती है, वो मैं बताऊंगा। अलीनगर की संधि होती है, किस तरीके से लड़ाइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल वो काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आता है दी कर्नाटक वार। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। दी कर्नाटक वार वाज फॉट इन बिटवीन। ठीक है। आपको बताना है जो कर्नाटक का युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में जो किंग थे उनमें आपस में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, और उन्हीं लड़ाइयों में यूरोपीय जो पावर थी वो भी पता है अलग अलग किंग के सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। ठीक है। ये कर्नाटक युद्ध जो है कुछ भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए यूरोपियों के द्वारा लड़े गए। दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए जिन्हें जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। कर्नाटक वार। ठीक है। कर्नाटक वार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच लड़े गए हैं, तो आप बोलना कि भारतीय समस्याओं को लेकर के बिटसर और फ्रेंच के बीच जो है जो युद्ध हुए उनका जो है नाम दिया गया है कर्नाटक वार। ये कर्नाटक वार सिर्फ यही नहीं हुए, यूरोप में भी यदि इन दोनों के बीच जो पावरफुल ताकतें थी, अंग्रेज और मतलब फ्रेंच और बिटसर, इनके बीच जो है जो वहां पर भी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती थी, तो भारत में भी जो है ये लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती थी, जिन्हें जो है नाम दिया जाता था कर्नाटक वार। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ, फर्स्ट कब हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1746 से लेकर के 48 तक हुआ। ठीक है। ये एक्चुअली में क्या हुआ था, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रिया है उसके उत्तराधिकारी के लिए यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हो गई। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है अमेरिका जो आप देखते हैं वहां पर कॉलोनी में भी इनकी लड़ाई हो रही थी। और इसके अलावा भारत में भी दोनों सत्ता जो है संघर्ष के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर भी ये हुआ था कर्नाटक वार, भारत में भी। और इसके अलावा मैंने बताया एक कारण यह था कि यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। एक फिर उसके बाद 1749 से लेकर के जो है 1749 से लेकर के 1754 के बीच हुआ। आपने देखा भारत में ही ये वजह थी कि हैदराबाद और कर्नाटक दो अलग अलग गद्दियां थी, उनमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी अपनी राजनीतिक लिप्सा को बढ़ाने के लिए जो है युद्ध लड़ रहे थे। सेकेंड कर्नाटक वार हुआ। थर्ड कर्नाटक वार ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड कर्नाटक वार जो है 1758 से लेकर के 1763 तक रहता है, और इसके बाद जो है ब्रिटिश कंट्रोल ही ज्यादातर देखने को मिलता है। छोटे भाइयों, पहला कर्नाटक वार जो है जो 1748 तक चला था, यहाँ पर एक संधि हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उसे नाम दिया जाता है एक्सलापिल। ठीक है। ठीक है, लॉ सॉपिल की संधि। और उसके बाद जो है इन दोनों देशों के बीच जो लड़ाइयां थी वो कम हो गई थी। ठीक है। एक्सलापिल, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ एक्सलापिल वो फर्स्ट कर्नाटक वार पे हुई है।
ठीक है, ये संधि हुई थी और युद्ध जो है अंत हुआ था। ठीक है, इस संधि में जो परिणाम क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो मद्रास जो था उसे जो है पुनः वापस कर दिया था। अंग्रेजों को मद्रास मिल गया था, फ्रांसीसियों को जो है अमेरिका में जो एक लुईबर्ग नाम का स्थान था वो भी दे दिया गया था। यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, विदेशों में भी होती, अमेरिका में भी होती थी, यूरोप में भी होती थी। यूरोप की युद्ध पद्धतियां भी यहाँ पे शुरू हो जाती थी। देन छोटे भाइयों, तो तीनों लड़ाइयाँ काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक्सलापेल की संधि जो है, यहाँ पर एक लड़ाई भी 1760 में हुई थी और उसे बोलते हैं बैटल ऑफ बांडीवास। ये भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास, यदि यहां से क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखना कि ये भी जो है थर्ड कर्नाटक वार के ही बीच में एक लड़ाई हुई थी, बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास के युद्ध में जो है उस समय फ्रांसीसी सेना के जो सेनापति थे काउंट लाली और जो अंग्रेजी सेना के थे आयरकुट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बांडीवास की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, आयरनकुट। और यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए फ्रेंच सेना में कौन था, तो लाली थे, काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली और आयरकुट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। इन द फर्स्ट, यदि आपसे का क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में से कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? राइट आंसर करिएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना इनमें से कहां पर स्थित था? देखो मैंने आपको बताया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना सूरत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरत के अलावा जो है छोटे भाइयों भरूच, सूरत के अलावा भरूच। ठीक है, भरूच के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद छोटे भाइयों आगरा। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये जो है कारखाने जो है अंग्रेजों के कारखाने इन शहरों में स्थापित थे। ठीक है, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम, ये क्रम भी आपको याद रखना है। मतलब क्रम क्या, ये जगह है जहां पर अंग्रेजों ने जो है अपने कारखाने जो है 1623 तक बना दिए थे। तो इस प्रश्न को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो त्रिकाकोल जो है इसका कोई मतलब नहीं, त्रिशलोपल्ली नहीं है, ओनली वन जो है राइट है, भरूच। ठीक है, और ये यूपीएससी के आईएएस परीक्षा 2021 में जो है ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है। डन छोटे भाइयों, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता लगातार प्राप्त कर रहे थे। नौ साधन संसाधनों को जो है, जो नौ सेना थी उसके संसाधनों को बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों की सफलता के कारण पुर्तगालियों की लगातार जो है लोकप्रियता घट रही थी। अंग्रेजों के पास संसाधन थे, अंग्रेजों के पास जो है जो नेवी पावर थी वो भी बढ़ रही थी, और 1623 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में इनके कारखाने थे। ठीक है, इवन कि आपने देखा है कि मद्रास में जो है इनके द्वारा जो है अंग्रेजों के द्वारा अपना जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बना दिया गया था। और आप लोग एक बात देखें तो अंग्रेजों ने जो है मद्रास में तो ये बना ही दिया था सेंट जॉर्ज, और आपने देखा कि 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है, ठीक है, इनका बंगाल में कोलकाता पे जो है फोर्ट विलियम एक महत्वपूर्ण किला था। फोर्ट विलियम, ये क्वेश्चन आते हैं फोर्ट विलियम कहाँ पर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके जो फोर्ट हैं ये इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज बे ऑफ बंगाल में था, और फोर्ट विलियम भी वो कहाँ पे था, वो भी जो है बे ऑफ बंगाल में था, कोलकाता में। ठीक है, पहला इनमें से सबसे पहला यदि आपसे कहा जाए पहले जो फोर्ट बनाया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज ही था। इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़कर इसका आंसर करिएगा। वेयर डिड दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री? बहुत ही प्यारा सवाल है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहां पर बनाई थी, फ्रेंच लोगों ने। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर करिएगा। और ये आपने देखा कि एनडीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया है और भी परीक्षा में आया है। राइट आंसर करिएगा। सबसे अंत में आने वाले कौन थे, तो फ्रेंच थे। फ्रेंच सबसे बाद में आते हैं भारत में। ठीक है, और ये लगातार जब आते हैं तो इस समय जो है लुई चौदहवां जो था, लुई चौदहवां उसका शासन था, और उनके मंत्री जो हुआ करते थे उनका नाम था कॉलबर्ट।
उसके प्रयासों से जो है ये भारत आए थे। कॉलबर्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है कि जब भारत में सबसे बाद में कौन आते हैं, तो फ्रेंच कंपनी आती है, ठीक है। और उस समय जो है फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आई थी तो वहां पर शासक कौन था, तो आप बोलना लुई 14वां थे। और उनके जो मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था कॉलबर्ट। इंपॉर्टेंट है, कॉलबर्ट पे क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि जब भारत में जो है फ्रेंच कंपनी आई थी तो उस समय जो है उनके मंत्री कौन थे। कॉलबर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने जो है ये कंपनी बनाई। फ्रेंच जो कंपनी है वो 1664 में बनी थी, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका पंगा किससे था, अंग्रेजों से था, ठीक है। इनका पंगा जो है कहाँ पे था, ठीक है, अंग्रेजों से था। तो जब ये भारत आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो सबसे पहले अंग्रेज जहां पर थे वहीं पर जो है फैक्ट्री बनाते हैं, कहां पर, सूरत पे। सूरत पे ही इन्होंने सबसे पहला कारखाना बनाया था, कब, 1668 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने जो है पहला कारखाना जो है सूरत में बनाया था। फिर इन्होंने जो है गोलकुंडा के सुल्तान से जो है अनुमति लेकर के जो है दूसरी फैक्ट्री 1669 में, जहां जहां अंग्रेज है वहीं पे बनाएंगे, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान से कहते हैं कि हमें ये भी आदेश करिए। और इन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्री कहां पर बनाई थी, तो आप बोला मसूलीपट्टनम में बनाई थी। सेकेंड फैक्ट्री इनकी जो है मसूलीपट्टनम में जो है बनती है। फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर बनती है, सूरत में बनती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1774 में जो है ये पौंडचेरी को भी कंट्रोल करते हैं और आपने ये सारी चीज देखी है। फिर इनके गवर्नर होते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फिर वो लड़ाइयां भी लड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अंग्रेजों के साथ तो इनके कर्नाटक वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। 3 कर्नाटक वार मैंने आपको बताया। फर्स्ट कर्नाटक वार 1746 से 48 के बीच, जिसमें एक्स लापेल की संधि होती है। फिर मैंने आपको बताया छोटे भाइयों सेकंड कर्नाटक वार। सेकंड कर्नाटक वार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो नवाब होते हैं चंदा साहब, उनका सहयोग करते हैं। और अंग्रेज जो है उस समय नासिर जंग और अनवरुद्दीन का हैदराबाद की तरफ से साथ देते हैं। लड़ाई होती है, उस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव होता है यहाँ पर। फिर तीसरा कर्नाटक वार होता है, उस कर्नाटक वार में वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। और उस लड़ाई में जो है अंग्रेजी सेना के आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का, मैंने आपको पहले ही बताया सारी चीजें। काउंट लाली बताया था छोटे भाइयों अभी कुछ समय पहले ही। और वो जो है फ्रांसीसी सेना यहाँ पे पराजित होती है और भारत में यहीं से जो है फ्रांसीसी सेना का पतन हो जाता है। और यहीं से जो है अंग्रेज जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। बाद में लड़ाई चलती रहती है इधर उधर भी, लेकिन 1763 या 64 में जो है पेरिस की संधि के बाद सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन में समाप्त हो जाता है, यहाँ पर भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। डन छोटे भाइयों, 7 ईयर वॉर जो है जिसे सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं वो भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला सवाल यहाँ पर। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़कर इसका आंसर करिएगा। आईएएस प्री 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़कर इसका आंसर करिए छोटे भाई, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपीय पावर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राइट आंसर आपको करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आईएएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको छोटे भाई एक बात पता होगी कि 1505 में जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बनता है। पहला गवर्नर कब बनता है, 1505 में। 1503 में फैक्ट्री बना दी जाती है और उसका नाम क्या है, फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। फ्रांसिस डी अल्मीडा पे जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। इसने जो एक पॉलिसी बनाई थी उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या नीले पानी की जल की नीति जो है इनकी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने, आपने देखा है इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपने देखा है 1499 में गोवा कैसे छीन लेंगे, मैंने आपको बताया ना, गोवा तो सेकंड जो है 1510 में जो है गोवा को हासिल करते हैं आदिल शाह से। और वो कौन करता है, अल्बुकर्क करता है, अल्बुकर्क, ठीक है। जो एक पुर्तगाली गवर्नर होता है अल्बुकर्क जो है, उसने जो है इसी को जो है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली पावर जो है कहा जाता है।
ये रियल फाउंडर जो है कहा जाता है। इसने जो है गोवा को छीन करके जो है इनको दे दिया था, बीजापुर के शासक से छीन लिया था जिनका नाम था आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी देखो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना मैंने आपको बताया 1611 मसूलीपट्टनम, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने उड़ीसा में पहला कारखाना बनाया था 1633 में, बिल्कुल सही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले, डुप्ले की लीडरशिप में जो है 1746 में मद्रास में कब्जा हुआ था, ये भी बात सही है। बाद में तो धीरे धीरे 1746 के बाद फर्स्ट जो कर्नाटक वार था उस समय इन्होंने कुछ हासिल कर लिया, सेकंड थर्ड में तो वांडीवास के युद्ध के बाद जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सत्ता ही बची थी, ये भी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है छोटे भाइयों कि निम्न में से आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो बंगाल है उसकी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल कुड बी सीन एज लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? कौन सा एक युद्ध था जिससे भारत में जो है नींव पड़ी थी ब्रिटिश राज्य की? बैटल ऑफ प्लासी आप लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, 1757 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1857 में विद्रोह हुआ है। देखो, तो आपको यहाँ पर छोटे भाइयों बताना है कि कौन सा एक युद्ध था, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में हुआ है। पानीपत की लड़ाई जो है 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है लड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ाई है जिससे ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी थी सबसे पहले। देखो यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में जो हुई, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो यहाँ पर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब जो है कौन है? उनका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में जो है इनके मतलब कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि वो था, यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है कंट्रोल करते थे। रॉबर्ट क्लाइव, पहले तो अलीनगर की संधि होती है, फिर भाई बंगाल पे धीरे धीरे इन्होंने देखा कि फोर्ट विलियम बना रहे हैं, तो इन्होंने फिर सिराजुद्दौला ने ये लड़ाई लड़ करके इनको हराया। फिर एक और लड़ाई होती है, अंग्रेज इनके साथ समझौता करते हैं, फिर बाद में एक लड़ाई होती है, और उसके बाद जो है भारत में जो है ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का जो है आरंभ का दौर शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? तो बैटल ऑफ बक्सर में जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और उस समय जो है यहाँ पर जो बंगाल के नवाब है मीर कासिम, और अवध के नवाब जो हैं शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, और अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों से लड़ते हैं, और इन तीनों को जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। और शाह आलम द्वितीय जो हैं वो है अंग्रेजी सत्ता के जो क्या हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है पेंशन भोगी हो जाते हैं। इलाहाबाद की पहली इलाहाबाद की संधि होती है और द्वितीय इलाहाबाद की संधि होती है, यह बात भी आपको पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस जिससे कंपनी जो है यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जो है उसकी जो है निर्णायक जीत मानी जाती है। लेकिन यदि भारतीय राजनीति में देखा जाए कि औपचारिक रूप से जो नींव पड़ती है ये पड़ती है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1761 में जो है शाह आलम द्वितीय ही होते हैं जब ये हुआ था पानीपत का युद्ध, लेकिन उसमें मराठा जो है लड़े थे अहमद साहब अब्दाली से। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर बैटल ऑफ प्लासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हिच नवाब ऑफ बंगाल हैड कंपेयर्ड यूरोपियन विथ बी? कौन सा ऐसे नवाब थे बंगाल के जिन्होंने कहा था कि ये जो यूरोपीय है ना ये बहुत बेकार हैं, और ये पता मधुमक्खी के समान है। ठीक है, तो राइट आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सवाल है। कौन से नवाब ने इनको जो है मधुमक्खियों के समान कहा था? 1740 में जो है जो सिराजुद्दौला हुए हैं उनके नाना हुआ करते थे, उनका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खान, ये जो है नवाब ऑफ बंगाल थे। इनकी जो है कैपिटल हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। अंग्रेज जब व्यापारी के रूप में आए थे तो मतलब इनको जो है गद्दी मुगल बादशाहों से इन्होंने गद्दी हासिल करके जो है बनाया था। लेकिन ये कहते थे कि भाई अलीवर्दी खान ने ही कहा था कि यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से इन्होंने की, और कहा कि यदि इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये शहद देंगे, यदि छेड़ेंगे तो इनको ये काट काट करके हमें मार डालेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आता है अलीवर्दी खान, यदि आपसे कहा जाए बंगाल का फर्स्ट नवाब कौन था?
ठीक है, जिसने जो है बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया था, पहला नवाब। यदि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाए कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे, बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां फर्स्ट जो है नवाब ऑफ बंगाल जो थे, मुर्शीद कुली खां थे, और इन्होंने ही बंगाल को स्वतंत्र बनाया था। बंगाल को स्वतंत्र बनाया था। किसके टाइम पीरियड में? तो आप बोलना 1717 में जो है फारूक सियर, फारूक सियर के टाइम पीरियड में जो है इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। और सिर्फ ही, लेकिन ये मुगल बादशाह को जो है कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है भेजा करते थे। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है, जो कैपिटल थी, ढाका से जो है मुर्शिदाबाद ले गए थे। ढाका हटा दिए थे, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद जो है बना दिए थे ये। लेकिन एक काम करते थे मुर्शीद कुली खान जो है, रेवेन्यू जो है अपना क्या करते थे कि मुगल बादशाह के यहाँ भेजा करते थे। इसके पहले जो बंगाल था, जब तक ये मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र नवाब नहीं बने, उसके पहले यहाँ पर इजारादारी सिस्टम जो है वो जो है चला करता था। सिराजुद्दौला जो है वह नवाब था। मैंने आपको बताया कि ये तो अली वर्दी खान का स्टेटमेंट है, लेकिन सिराजुद्दौला वह नवाब था जिसने बैटल ऑफ प्लासी में जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जो कि आपको मैंने बताया कि अली वर्दी खान का ही बेटी का बेटा था, नाती था। ठीक है, और इसने जो है लड़ाई लड़ी थी बाद में। इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ ना जीतने की वजह जो थी गद्दारी थी। जो उस समय के इनके सहयोगी थे, इनकी जो मौसी थी, या इनका जो सेनापति था मीर जाफर, या इनका एक चचेरा भाई था मौसेरा भाई शौकतगंज, उन्होंने जो है गद्दारी की थी। नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पर, The fortification of Calcutta by British in 1756 was regarded by the Nawab of Bengal सिराजुद्दौला। आपको पता है छोटे भाइयों, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसके पीछे की वजह यही होती है, बैटल ऑफ प्लासी, कि अंग्रेज जो है क्या कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, और उस समय जो है यहाँ पर सामने थे बिटसर। इसके बाद की घटना है। ठीक है, बिटसर, बिटसर का सहयोग देने के लिए जो है, ठीक है, जो इनके प्रतिद्वंदी थे, तो इनका नवाब जो इनके चचेरे भाई थे शौकत जंग, इनकी खुद की जो है मौसी थी, ठीक है, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उनकी घसीटा बेगम। और उस समय तत्कालिक इनका सेनापति, ठीक है, जो कि मीर जाफर बाद में नवाब भी बनता है, उन्होंने जो है गद्दारी की थी अंग्रेजों के साथ मिलकर के, तभी जो है सिराजुद्दौला हारे थे, वरना ये लड़ाई ये हारते नहीं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर छोटे भाइयों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि किलेबंदी जो है बंगाल के नवाब ने क्या माना था कि भाई ये किलेबंदी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप किलेबंदी कर रहे हैं तो आप संप्रभुता पर हनन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एन अटैक अपॉन द सॉवरेनिटी, तो ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी किलेबंदी के विरोध में जो है पहले सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल कर अलीनगर किया, फिर अंग्रेजों को उठा करके काल कोठरी में बंद किया। ठीक है, ब्लैक होल जो है, जो ब्लैक होल की एक घटना होती है, काल कोठरी वाली घटना, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, और वो पता है सुबह जीवित नहीं बचे थे, सिर्फ 23 लोग जो है जीवित बचे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा कि इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है, और बैटल ऑफ प्लासी में जो है इनको सिराजुद्दौला को हराया जाता है, और यहीं पर युद्ध में इनका जो है मारा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्लैक होल की जो घटना है, या ब्लैक होल जो एक्सीडेंट भी इसको कहा जाता है, इसमें क्या था कि 143 लोगों को जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, 146 लोग थे, और उसमें सुबह जब देखा गया तो सिर्फ जो है 21 लोग ही जीवित बचे थे, बाकी 23 लोग जीवित बचे थे, बाकी सभी जो है खत्म हो गए थे। 146 में सिर्फ और सिर्फ कितने बचे थे? 23 बचे थे, बाकी सब जो है निपट गए थे। तो ये ब्लैक होल की घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, डन छोटे भाई। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण सवाल वही क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द हुज दी ब्लैक होल इंसिडेंट टुक प्लेस, तो ब्लैक होल इंसिडेंट किसके समय पर हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय पर हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लैक होल इंसिडेंट जो है
20 जून 1756 को हुआ था। 143 व्यक्तियों को जो है बंद कर दिया गया था और मात्र जो है 23 जो है जीवित बचे थे अंग्रेज। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बाकी सब जो है खत्म हो गए थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है। 21 जून को जब प्रातः कोठरी को खोला गया तो 23 लोग ही जीवित बचे थे। इस घटना को ही हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल की घटना का वर्णन एक इतिहासकार हुए हैं हॉलवेल, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है एलाइव वंडर में किया था। एलाइव वंडर एक बुक थी, उसमें भी जो है इस घटना के बारे में जो है जिक्र जो है मिलता है। कौन करते हैं? तो हॉलवेल। और उसके बाद अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और उसके बाद ही जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं और बैटल ऑफ प्लासी जो है फिर इसी के बाद होता है। बैटल ऑफ प्लासी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है छोटे भाइयों, बैटल ऑफ प्लासी देखो, छोटे छोटे फैक्ट हैं, कई बार आप लोग पता है कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में। बैटल ऑफ प्लासी में जो है कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव ही होता है। रॉबर्ट क्लाइव होता है। और एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर चुपचाप, इनकी मौसी जो है घसीटा बेगम, इनके भाई जो है शौकत अली, वो सब जो है लगे हुए हैं। नवाब का जो सेनापति था वो भी गद्दार निकला था। और ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? तो 23 जून को, गर्मी का समय चल रहा था, 1757 को हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल की जो नवाब की सेना में जो लोग थे वो पता है गद्दारी कर गए थे। जो नवाब था वही मतलब इनका जो सेनापति था मीर जाफर, वही जो है गद्दार निकल गया था। इनकी मौसी भी जो है घसीटा बेगम भी कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। इनका चचेरा भाई जो था शौकत अली, वो भी जो है गद्दारी कर रहा था। ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। मीर जाफर को बताया जाता है उस समय 3 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। बताओ, 3 करोड़ रुपया अच्छा खासी मोटा अमाउंट होता है। ठीक है। प्लासी की युद्ध के समय यदि आपसे ये भी पूछा जाए, प्लासी की युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब था ना। यदि आपसे कहा जाए मुगल बादशाह कौन था, ये तो भाई बंगाल का नवाब था। लेकिन यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैं जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछूं यहीं पर कि उस समय जो है मुगल बादशाह कौन सा था, तो आप बोलना शाह आलम द्वितीय ही थे। इसके बाद ही तो बैटल ऑफ बक्सर होता है। मुगल इंपरेटर, लेकिन इनका कोई रोल नहीं था। ठीक है, लेकिन इनका कोई रोल नहीं था। मैंने यहाँ पे ये फैक्ट के लिए बता दिया कि यदि ऐसे क्वेश्चंस भी स्टेटमेंट में पूछ दिए हैं तो आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल। यदि आपसे कहा जाए बैटल ऑफ कौन सा था, तो बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध ही था जिसमें जो है यह मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला से जो है परास्त हुआ था। मतलब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से जो है परास्त हुए थे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट डेट भी है, 23 जून 1757। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जगह कहां पे थी, तो आपको याद रखना कि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक जगह पड़ती है, प्लासी का मैदान। ये भी क्वेश्चन आता है प्लासी कहां पर पड़ता है। प्लासी प्लेन है, प्लासी का एक मैदान है, बंगाल में है। और छोटे भाई यहाँ पे नदी कौन सी फ्लो करती थी, तो आप बोलना भागीरथी रिवर। एक नदी है जो भागीरथी रिवर के नाम से जानी जाती है। भागीरथी रिवर के किनारे ही दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में जो है ये प्लासी के युद्ध का परिणाम था कि एक इतिहासकार है नवीन चंद्र सेन, वो कहते हैं कि एक स्थायी दुख भरी रात जो है अब जीवन भर रहेगी। वहीं पर इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, वो भी कहते हैं कि मध्यकालीन जो मिडवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड का एक ऐसा युग था जो आधुनिक युग का शुभारंभ जो है यहीं से हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से। एक मध्य युग के युगीन कालखंड का अंत हो गया था। ठीक है, नवीन चंद्र सेन का स्टेटमेंट जो है, एक स्थायी दुख भरी रात जो है, ए नाइट ऑफ फुल ऑफ ग्रीफ, ए नाइट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फुल ऑफ ग्रीफ। तो आप लोग राइट आंसर करिएगा कि ये जो है नवीन सेन ने कहा था। ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के रूप में जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने है। बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडिंग, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सही उत्तर का चुनाव करेंगे। ये सीडीएस एग्जाम जो है, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, वहां पे पूछा गया सवाल है कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू इंग्लिश टू एस्टेब्लिश द रूल देयर रूल इन इंडिया। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में राज स्थापित करने की एक कुंजी मिली थी। और द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंक्लूडेड इन 1765, ठीक, इनब्लेड द ब्रिटिश ऑफ एस्टेब्लिश देयर रूल्स इन बंगाल। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ब्रिटिश को भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए मदद की थी। तो आपको छोटे भाई पहले बैटल ऑफ बक्सर पता होनी चाहिए। 1764 में जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, वो 22 अक्टूबर की, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ जो है मतलब कि ब्रिटिशर्स हैं, और यहाँ ब्रिटिशर्स के सामने जो है कौन खड़ा है, तो आप बोलना कि भारत के जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब जो हैं उनका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब। और बंगाल से भागा हुआ एक नवाब था, वो बोला कि हम मिल करके इनको मार के गिराएंगे। ठीक है, बंगाल का नवाब भी था, और उसका नाम क्या था छोटे भाइयों, तो आप बोलना मीर कासिम। मीर जाफर के बाद जो आया था वो भी विरोध करके चलाया था, मीर कासिम। इस लड़ाई में क्या हुआ था कि इस लड़ाई का परिणाम हुआ था कि सब लोग मिलकर के भी जो है युद्ध हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीते थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक संधि हुई थी और उसका नाम दिया गया था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की जो द्वितीय ट्रिटी है, उसी में जो है शाह आलम को जो है मात्र जो है 26 लाख रुपए एनुअली जो है पेंशन में जो है जीवन बिताने के लिए जो है मना लिया गया था कि आपको हम जो है 26 लाख रुपए पेंशन देंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल बादशाह है जो कि ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में रहेंगे। इलाहाबाद और कड़े के क्षेत्र में शाह आलम को दे दिए गए थे अवध के नवाब से छीन करके। शाह आलम 26 लाख रुपए एनुअली पेंशन में रहेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहीं से हो गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो है ये राइट जो है किसे देंगे, सिर्फ एक रबड़ बन के रह गए थे, रबड़ का स्टाम्प बन के रह गए थे, ये जो है कंपनी को अधिकार में दे देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा था युद्ध के हर जाने में जो है जो अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, ये पता 50 लाख रुपए की किस्त देंगे, और ये लेकिन सहमत नहीं हुए थे। इनको 50 लाख रुपए इनसे मांगा गया था कि 50 लाख आपको देने हैं। ठीक है, और इनको जो है पेंशन भोगी का जो है जीवन जो है दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय को। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में जो है कौन करने के लिए आया था, तो आप बोलना कि रॉबर्ट क्लाइव ये आया था वापस। ये उस समय चले गए थे, लेकिन ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए स्पेशली आए थे कि मैं आकर के जो है इस संधि पे साइन करूंगा, क्योंकि बहुत ही ये समझदार व्यक्ति थे और इनको पता है भारत में किस तरीके से क्या है, उसके लिए समझ थी। आईएएस प्री 2005 का सवाल है कि जो भारत में लड़ाइयां हुई हैं उनके सही क्रम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सवाल है। ठीक है, राइट आंसर करिएगा कौन सा यहाँ पर सही है, परफेक्ट कौन सा है। अंबर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक वार आपने जब पढ़ा था, तो उसी में अंबर का युद्ध भी हुआ था। तो अंबर का युद्ध कब हुआ है, तो 1749 में हुआ है। ये तो बात क्लियर हो गई ना, 1749। ठीक है, तो राइट आंसर करिएगा। तो देखो भाई, अंबर का युद्ध जो है ये 1749 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो आप बोलना कि फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग का। ठीक है, वह चंदा साहब मतलब कर्नाटक का युद्ध था, वहां पर जो है ये लड़ाई हो रही थी। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ फ्रांसीसी सेना थी, और कर्नाटक के नवाब जो है नूरुद्दीन को हराया था इन्होंने। बैटल ऑफ प्लासी जो है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 जून 1757। बैटल ऑफ बांडीवास, बांडीवास की लड़ाई के बाद 1760 में भारत में जो है क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाते हैं, अंग्रेज एक छत्र जो है स्वामी हो जाते हैं भारत में। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद जो मुगल बादशाह है शाह आलम, उनकी हालत आपने देख ली, द्वितीय पेंशन भोगी बन जाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है इनको प्राप्त हो जाता है। तो यही इसका राइट आंसर है। डन छोटे भाइयों, क्रम से आपको निकाल करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर
निम्न में से घटनाओं पे विचार करना है छोटे भाइयों। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। यूपी पीसीएस, यूपी अदर स्टेट एग्जाम, आईएएस परीक्षा, आरओ एआरओ, सीएपीएफ एग्जाम, इन सब में पूछे गए हैं। तो ध्यान से पढ़ करके आंसर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, उन घटनाओं पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आया था। कब आया था? इसका इलाहाबाद की संधि, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई, जो 1764 के बाद हुई है। तो 1700 कब हुई है छोटे भाई? 65 में हुई है। यदि आपसे इलाहाबाद की संधि कोई पूछे कब हुई है, तो आप लोग अब बड़ी आसानी से ही आंसर कर देंगे, क्योंकि 1700 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है। आपने ये वारेन हेस्टिंग जो भारत के पहले गवर्नर बने, वो कब बने? 1773 के एक्ट के बाद 1774 में। ठीक है। बस 1773 का नियम आया तो 74 में बने हैं। ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव दोबारा कब आया था, तो आपको पता 1765 में ही आया है। लेकिन जब यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, तो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर होगा। बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि, यहाँ पर ये आएंगे। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद यदि आपसे पूछा जाए तो कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत आएंगे। मई के महीने पर रॉबर्ट क्लाइव आए थे, इलाहाबाद की संधि अगस्त में हुई थी। तो मई के महीने पर रॉबर्ट क्लाइव आएंगे। तो देखो पहला सही है, ये मई के महीने पर आते हैं। अरे सॉरी, फिर से एक बार विचार करिए। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि तीसरा सबसे पहले होगा ना। फिर सबसे पहले क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर उसके बाद मई के महीने पर ये आते हैं, फिर इलाहाबाद की संधि अगस्त के महीने पर होती है। अब फिर जो है उसके बाद वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। यहाँ से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही पहली हमारी पहला मॉक सेशन था जो मैंने आपके लिए कंडक्ट किया है। इस सेशन में जो है आपने जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। यूरोपीय आगमन का क्रम देखा, फैक्ट्रियों की स्थापना देखी। ठीक है। बहुत सारे अन्य टॉपिक जो है डिक्लाइंस ऑफ मुगल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो है फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह अटैक, ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम बंगाल तक आ चुके हैं। कल जो है हमारी इसी सेशन में जो है हम अवध, मैसूर, पंजाब, मराठा, सिख, राजपूत, हैदराबाद के निजाम, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन, साथ ही साथ जो है भारत में किस तरीके से जनजातीय आंदोलन, उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर हम जो है 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए सभी टॉपिक को कवर करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगातार यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने बताया आपको पहले ही क्लास के दौरान कि 3 से 5 सवाल जो है निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं, और ये पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए हम अपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी को भी हद आसान करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आने वाले समय में। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।